जो लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने डीप एंड एफ ब्लॉक में जो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख ली थी, और अपन ने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये सीख लिया था, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये सीख लिया था। आज अपन बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। क्लियर है? देखो वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत वेरिएबल्स ऑर्डर दिखाते हैं। क्लियर है? क्लियर पिक्चर किसी कभी भी इसका याद है नहीं होता, फिर भी आपको जनरल ट्रेंड सा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जनरल ट्रेंड। जो बड़ा सिंपल सी कहानी है कि अगर अपन मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, transition element those have higher n minus 1 d electron have high melting and boiling point generally due to high interatomic bonding। इसका मतलब क्या है बेटा? जैसे आपके पास में एक दो मेटल है, क्लियर है? इसके पास जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ज्यादा क्या बनाएंगे? बॉन्ड। और जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे, मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा बॉन्ड हुए, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा बेटा? ज्यादा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसे दो एलिमेंट दे देगा कि इसका इससे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो आपको हाँ ठीक है, आ रही बात समझ में? ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। क्या किसी को दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट वन है इन ए रो। अगर हम एक रो की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल है राइज टू मैक्सिमम एट ए D5। कहां तक बढ़ते हैं बेटा? D5 तक। मतलब आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 आती है तब तक आपके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? बढ़ते हैं। D5 कब आते हैं? क्रोमियम। कौन है बेटा? क्रोमियम। D5 4s1। इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अरे बोलो। इसके बाद ऑफकोर्स Mn भी आता है, Mn का खेल अलग से समझाऊंगा। क्लियर है? Mn को छोड़ दो, उसके बाद आयरन आएगा, फिर कौन आएगा बेटा आपका? कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वापस घटने लग जाएंगे। तो आपके क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाते हैं? कम होने लग जाते हैं। तो आपका मैक्सिमम कहां मिलता है? क्रोमियम के आसपास। कहां मिलता है? क्रोमियम के आसपास। क्लियर है? अब कि सर मैग्नीज में भी तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्रोमियम में 6 तो मैग्नीज में 5 है, लेकिन मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो होता है। रीजन ये है कि मैग्नीज क्या रखता है बेटा? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके कारण ये जनरली क्या करता है? दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना ही पसंद नहीं करता। दूसरों के साथ क्या बनाना पसंद नहीं करता? बॉन्ड। और जब बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो इंटरएटॉमिक बॉन्ड ही के नहीं होंगे, और इंटरएटॉमिक बॉन्ड नहीं होंगे तो आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेंगे? कम रहेंगे। अरे बोलो। तो अपन क्या कहेंगे? फॉर 3D सीरीज लेफ्ट टू राइट टिल क्रोमियम इंक्रीज देन ए डिक्रीज मैग्नीज हैव एक्सेप्शनली वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मैग्नीज वाला याद रखना है। अरे बोलो। क्रोमियम तक आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फिर मैग्नीज का एक्सेप्शनली कम होता है। इस तरह से याद रखना है। फिर है आप एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें से ग्राफ दे रखे। ठीक है? नेक्स्ट वन बात करें बेटा कि अगर 4D सीरीज की बात करें तो 4D सीरीज में कहां तक बढ़ता है बेटा? मोलिब्डेनम तक बढ़ता है, फिर क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसी तरह 5D सीरीज में क्या है? टंगस्टन तक बढ़ता है, फिर डिक्रीज होता है। आपको इस तरह से याद रखना है कि टंगस्टन तक बढ़ेगा फिर घटेगा, मोलिब्डेनम तक बढ़ेगा फिर घटेगा, क्रोमियम तक बढ़ेगा फिर घटेगा, मैग्नीज का एक्सेप्शनली लो होता है। क्या इस तरह से? बस इतना याद रखना है, एकदम एग्जैक्ट ऑर्डर की जरूरत है नहीं। अरे बोलो। नेक्स्ट वन है कि जिंक कैडमियम मरकरी जिंक कैडमियम मरकरी हैव एक्सेप्शनली वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए, जैसे लिखा जिंक कैडमियम मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, फिर नीचे स्टेटमेंट दे दिया क्या? क्योंकि इनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए किसी के साथ इंटर एटॉमिक बॉन्ड नहीं बनाते। क्या ये बात सबको क्लियर हुई बेटा? इस चैप्टर में लगभग फैक्चुअल चीजें क्लियर है। अब मेल्टिंग पॉइंट जो ऑर्डर है, क्लियर है? जैसे आपके पास कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, तो इसमें से कॉपर का ज्यादा है, गोल्ड से गोल्ड का ज्यादा है, सिल्वर से। होना क्या चाहिए था बेटा कि अगर आप अप टू डाउन जाओ तो सब ज्यादा, अगर कॉपर का है तो फिर क्या होना चाहिए? सिल्वर, सिल्वर के बाद में गोल्ड। लेकिन नहीं हो कि ये ऑर्डर है। अब ये बाकी तो ऑर्डर लिखे हुए नहीं है पर ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो हम इसको याद रखेंगे। हम इसको क्या रखेंगे? जनरली आप अगर आप देखोगे तो 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है 4D से, 4D का ज्यादा है 3D से। ये जनरल मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर है बेटा। क्लियर है? लेकिन कॉपर वाले में क्या एक्सेप्शनल बिहेवियर है, और हमें ये याद रखना है, इसी को क्वेश्चन बनाएगा वो, क्योंकि ये तो जनरल ट्रेंड है। और आप जब एनसीईआरटी देखोगे तो उसने ऐसे बना भी रखा है ग्राफ। ये 4D सीरीज का बना रखा है, क्लियर है? 3D का बना रखा है, 4D का बना रखा है, 5D का बना रखा है, लेकिन लास्ट में जब देखोगे तो उन्होंने मिक्स कर रखा है यहाँ पे। और जब देखोगे तो कॉपर का किससे ज्यादा है? गोल्ड से। गोल्ड का ज्यादा है सिल्वर से। होना क्या चाहिए था? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये भी नहीं होना चाहिए था, हमें तो होना 5D 4D 3D होना चाहिए।
और बोलो, ऑर्डर है क्या? 3D, 5D और 4D। किसके लिए? कॉपर, गोल्ड है, सिल्वर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन है ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हमने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, वैसे एक और कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन। किसे ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? देखो बेटा ध्यान से, ये अपने पास है ऑर्बिटल, यहाँ पे आपके पास है बेटा 1s2, क्या है बेटा? यहाँ पे 2s2 2p6, यहाँ पे 3s2 3p6, यहाँ पे 4s2। ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आर्गन में? 18, और 18 क्या होते हैं? प्रोटॉन। उसके बाद यहाँ पर आता है 3D। कौन आता है? अब मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहाँ पे आ रहे हैं? इनर सेल में आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आने से साइज तो बढ़ नहीं रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में आ रहे हैं? इनर ऑर्बिट में। और डी ऑर्बिटल इतना ज्यादा भी शील्ड नहीं करता। अरे बोलो, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं? इनर वाली शील्ड में आ इंदर वाली ऑर्बिट में आ रहे हैं। और अंदर वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आने से क्या, मुझे एक बात बताओ, साइज बढ़ेगी क्या? नहीं भाई, सिंपल सी कहानी, वापस वही कहानी है। मैंने कनिष्क के गले में क्या डाल रखी है? रस्सी डाल रखी है। अब मान लो कि बच्चे जो है वो कनिष्क के आगे आके बैठे, या फिर मान लो कनिष्क खुद एक बेंच पीछे जाके बैठ जाए, तो क्या होगा कि मेरे, अगर मान लो एक बच्चा क्लास में है, वो क्लास में बैठा, उससे क्या हुआ, क्लास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बच्चे बढ़े, और हर बच्चे के साथ मेरी ताकत भी बढ़ती है। तो अभी तुम जितने बैठे हो, जैसे मान लो मेरे पास अभी ताकत है 10 की ताकत है। कितने की ताकत है? 10 की। एक बच्चा आके बैठा 11 को। क्लियर है? जैसे ही वो आके बैठा, तो कनिष्क भी एक बेंच पीछे जाके बैठ गया, तो मेरे में भी ताकत बढ़ी। कनिष्क एक बेंच पीछे बैठ गया, तो क्या वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ताकत क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब ये नॉर्मल ट्रेंड होता है जब हम जैसे लिथियम से सोडियम में जाते हैं, तो लिथियम की आउटर मोस्ट क्या है? 2s1, सोडियम की क्या है? 3s1। तो हम जब लिथियम से सोडियम जाते हैं, ये हमारे पास लिथियम है, ये हमारे पास सोडियम है, इसकी आउटर मोस्ट 2s1 है, इसके आउटर मोस्ट 3s1 है। ऑफ कोर्स यहाँ 3 प्रोटॉन थे, यहाँ 11 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि न्यूक्लियस को 2s से इलेक्ट्रॉन खींचना है, और यहाँ पे न्यूक्लियस को किससे इलेक्ट्रॉन खींचना है? 3s से। तो न्यूक्लियस ताकतवर हो रहा है, तो दूर भी, तो दूरी से भी तो खींचना पड़ रहा है। अरे बोलो, तो इसलिए हम कहते हैं साइज बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? साइज। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आर्गन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है, और आर्गन के बाद जब स्कैंडियम आता है, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? अंदर, अंदर वाले ऑर्बिट में। मतलब क्लास के अंदर मैंने उसमें रस्सी, उसके गले में रस्सी बांध रखी है, और क्लास में बच्चा अंदर वाली रो में आके बैठ रहा है, तो क्या साइज बढ़ेगी क्या? नहीं, कनिष्क तो वहीं बैठा रहेगा। और हर बच्चे के साथ मैं ताकतवर हो रहा हूं, तो मैं कनिष्क को पकड़ के अपनी तरफ खींचूंगा। तो सेम कहानी है बेटा, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 3D ऑर्बिट में आके बैठेगा। आउटर मोस्ट आपकी अब भी कौन है? 4s। तो न्यूक्लियस तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। आर्गन में कितने प्रोटॉन है? 18। अरे बोलो, आर्गन के बाद पोटेशियम, सॉरी आर्गन क्या, ये तो कैल्शियम के ना, सॉरी आर्गन में गलत बोल रहा हूं। कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो कैल्शियम में प्रोटॉन कितने बट रहा है? 20 प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 20 है। अरे बोलो, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आया, तो उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आके बेटा? अंदर आके बेटा। अरे बोलो, जब उसका इलेक्ट्रॉन अंदर आके बेटा, तो न्यूक्लियस कितने हो गए? 21। न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हो गए? तो इलेक्ट्रॉन अंदर आके बैठने से साइज तो बढ़ी नहीं, लेकिन न्यूक्लियस ताकतवर है, तो क्या वो 4s को और ज्यादा खींचेगा? अरे बोलो, 3D1 की जगह 3D2 हुआ, तो ये कितने हो गए? 22। अब न्यूक्लियस फिर से ताकतवर, अभी भी 4s से खींच रहे हैं। फिर ये कितने हो गए? 23। ये कितने हो गए? 24। इस तरह से आपका न्यूक्लियस क्या होता जा रहा है? मजबूत होता जा रहा है। और मजबूत न्यूक्लियस क्या 4s को अपनी तरफ खींचेगा? अरे बोलो, लेकिन ये क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन है, इसको अगर आप ध्यान से देखें, तो देखो 4f जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कल की क्लास में पढ़े, वो बहुत अंदर था, वो बहुत अंदर था। तो यहाँ पे क्या होता है, शुरुआत में जब अंदर की, जैसे मान लो मैंने कनिष्क है, उसके गले में रस्सी बांध रखी है, एक बच्चा क्लास में आगे बैठा, मैंने उसे आगे खींचा, दूसरा आगे बैठा, मैंने फिर आगे खींचा, तीसरा चौथे के बाद मैंने इतने आगे खींच लिया कि उससे और ज्यादा खींच ही नहीं सकता, क्योंकि जगह ही नहीं बची आगे खींचने की। तो शुरुआत में क्या होता है कि बेटा जब इलेक्ट्रॉन अंदर आके बैठते तो न्यूक्लियस बढ़ता ताकत में, तो न्यूक्लियस इसको ऑर्बिट को अपनी तरफ खींचता है, तो ऑर्बिट छोटी होती जाती है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा तो खींच ही नहीं सकता भाई। एक लिमिट होती है पैक करने की, ऐसा थोड़ी आप कितना ही खींच सकते हो। तो ये और ज्यादा खींच नहीं पाएगा, बस इलेक्ट्रॉन अंदर आके बैठने लग जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अंदर इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे? बाहर धक्का मारने लग जाएंगे, बाहर धक्का। तो इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत में न्यूक्लियस ताकतवर होता गया। तो न्यूक्लियस ताकतवर हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन फील्ड इन इनर सेल, कहां बढ़ते हैं बेटा? इनर सेल। इनिशियली जेड इफेक्टिव डोमिनेंट ओवर ए शील्डिंग। शुरुआत में न्यूक्लियस ताकतवर हो रहा है, और ताकतवर न्यूक्लियस इसकी साइज को क्या करता जा रहा है? छोटा करता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? छोटा।
अरे बोलो, क्योंकि न्यूक्लियस ताकतवर है। साइज डिक्रीज, जिससे साइज क्या होगी बेटा, डिक्रीज। इन द मिडिल स्टेज, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं स्कैंडियम से जिंक में, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जब मिडिल स्टेज आएगी तो जेड इफेक्टिव एंड शील्डिंग इफेक्ट नियर बाई सेम। हम जितना ताकत खींच रहा हूं उतना तुम इसे क्या करो, बचाने लग गए, क्योंकि भाई साइज आपके पास जगह नहीं बची खींचने की। भाई न्यूक्लियस जितना खींचना था खींच दिया, इससे ज्यादा खींचे नहीं सकता, तो हम क्या बोलेंगे, नियर बाई सेम, सो साइज रिमेनिंग सेम। लेकिन आपको पता है कि आप किसी को एक लिमिट से ज्यादा अगर दबाओगे फिर वो डरना बंद हो जाएगा, फिर वो डरना बंद हो जाएगा। तो जितना इसमें खींचना था न्यूक्लियस ने खींच दिया, और एक लिमिट के बाद में क्या हुआ बेटा, जेड इफेक्टिव अंदर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो बहुत ज्यादा पास है, तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया बेटा, रिपेल करना, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 9-10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे बोलो भाई, पहले देखो 20 इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी में रहते हैं, अब 20 के 30 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूरी कम कर दी, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे बेटा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और रिपेल करने लग जाएंगे, और उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। तो हम क्या बोलेंगे, एंड ऑफ सीरीज, शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट ओवर ए जेड इफेक्टिव एंड साइज ए इंक्रीज। क्लियर है। तो शुरुआत में तो क्या न्यूक्लियस ताकतवर होता है, तो न्यूक्लियस खींचता रहता, साइज घटती रहती है। फिर क्या होता है कि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहता है बहुत होगी न्यूक्लियस की, बाहर धक्का मारो इलेक्ट्रॉन को, अंदर जगह बची ही, ये तो लालची आदमी खींचता ही जा रहा है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बराबर अपोज करने लग जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, न्यूक्लियस भी ताकतवर हो रहा है, लेकिन अंदर न्यूक्लियस के पास खींचने का ऑप्शन खत्म है, हो गया, बस जितनी साइज घटाने था घटा दिया। फिर अंदर के इलेक्ट्रॉन जो अंदर आते हैं वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ ज्यादा धक्का देते हैं और थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं, साइज को क्या कर देते हैं बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, जैसे अपन इसमें देखें तो देखो शुरुआत में क्या होता है बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज घटती है बेटा, फिर साइज क्या होती है, नियर बाई सेम, और लास्ट में बढ़ जाती है, लास्ट में किन की बढ़ती है, कॉपर और जिंक। अरे बोलो, समझा क्या ये बात। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अपने को पता है कि आपके पास स्कैंडियम, इट्रियम, यहाँ लेंथेनाइट, फिर एक्टिनाइट्स हैं, ये बेटा, ये आपके पास थर्ड ग्रुप है, ऐसे आपके लास्ट में 12th होगा, ऐसे है बेटा। देखो बेटा, हम अगर नीचे जाए तो साइज बढ़नी चाहिए, अरे बोलो, अप टू डाउन जाने पे साइज बढ़नी चाहिए, मतलब 3D से ज्यादा साइज किसकी होनी चाहिए, 4D सीरीज की, 4D ज्यादा 5D की। तो देखो ये ग्राफ है 3D सीरीज का, किसका है, ये किसका है, 4D का, और ये किसका है, 5D का। तो देखो 3D से मैं 4D में गया, 4D से 5D में, क्या साइज बढ़ रही है बेटा, अरे बोलो, बढ़ रही है। लेकिन जब मैं ग्रुप नंबर 4 से लेके 12 में जाता हूं तो 3D से 4D में साइज बढ़ती है, 3D से 4D में साइज है, लेकिन जब मैं 4D से 5D जाता हूं तो साइज नियर बाई क्या रहती है, सेम। तो पूछता है ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है ये तो लेंथेनाइट था, ग्रुप नंबर 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेंथेनाइट के बाद में यहाँ पे कौन आ गया बेटा, लेंथेनाइट एलिमेंट आ गए, लेंथेनम के बाद में कौन आ गए, लेंथेनाइट्स आ गए, और लेंथेनाइट आने के कारण क्या होगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कारण इनकी साइज क्या होगी बेटा, कम। तो साइज बढ़ने की जगह क्या होगी बेटा, घट गई। घट गई मतलब क्या है कि एक्चुअलिटी में 5D सीरीज को यहां होना चाहिए था, आई समझ में, और उसकी साइज घट के कहाँ आ गई बेटा, यहाँ पे घट के, ये इसका मतलब ये नहीं कि 4D से कम होगी साइज। अरे बोलो भाई, एक बच्चा था जिसके पहले क्लास में, एक बच्चा जिसके 70% आते हैं, एक बच्चा जिसके 90 आने चाहिए थे लेकिन उसके 71 आए, तो हम यही कहेंगे ना उसके परसेंटेज घट गए, अभी भी टॉपर वही है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज घट गया, अपन उसको कहते हैं कि नहीं, दम नहीं है, दम नहीं रहा, दम है। अरे बोलो, तो सेम कहानी है कि 5D सीरीज की साइज यहाँ होनी चाहिए भाई, 3D से 4D है तो 5D यहाँ होना चाहिए था, लेकिन 5D में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का साइज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होगी बेटा, 4D के बराबर। अरे बोलो, क्यों हुई, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ग्रुप नंबर 3 में दिखेगा क्या, कि सर नहीं, लेंथेनम के बाद है ना लेंथेनाइट तो, और ये जो नोटिंग चल रही है, पहले घटना फिर बराबर फिर बढ़ना, तो ये क्या कहलाती है, ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन, और 4D 5D का बराबर होना क्या कहलाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और चमका क्या, when we move 3D to 4D series size increase, but when we move 4D to 5D series size remain nearby same due to लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अरे बोलो, और ग्रुप नंबर 3 पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क नहीं करता, क्योंकि आते ही लेंथेनम बाद में। अरे बोलो,
नेक्स्ट वन है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आप थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए थे कि किसी एटम है उसको गर्म करके कोई आपके पास कंपाउंड है, उसके एक मोल को किसमें कन्वर्ट कर दो, उसके गैसियस एटम में। तो आपको किसी के अगर मॉलिक्यूल है उसको उसके गैसियस एटम में ले जाना है तो उसके सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस अनपेड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टिंग ए बॉन्डिंग। अगर मेरे पास दो मेटल के एटम है, जितने ज्यादा इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या इनके अंदर उतनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी? अरे बोलो। और जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी तो ऐसे मॉलिक्यूल को अगर मुझे उसके गैसियस एटम में ले जाना है तो उसके बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो बताओ एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है, एक में चार बॉन्ड है, तो जिसमें ज्यादा बॉन्ड होंगे उसको उसको उसके एटम फॉर्म में ले जाना है। मतलब आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें चार बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है? क्लियर है? उसको उसके एटॉमिक फॉर्म में ले जाना है तो आपको कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? चार। और एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो उसको उसके एटॉमिक फॉर्म में ले जाने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए? एक। अरे बोलो, समझा क्या? अरे हाँ ना बोलो। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा कि जिसके पास बेटा जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि जिसके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसने उतने ज्यादा बॉन्ड बनाए होंगे, और जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे उतनी हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या रही होगी? ज्यादा। अरे बोलो, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो, सेकंड एंड थर्ड सीरीज हैव हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एज कंपेयर टू फर्स्ट सीरीज। मतलब जो आपके पास 3D है, 4D है और 5D है, तो 4D और 5D के जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है वो 3D से क्या बताइए? ज्यादा। तो ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, सीधे सीधे लिखे हुए मैंने, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं है, एनसीईआरटी लाइन से लिखी हुई है। तो एनसीईआरटी ने लिखा कि 3D है उससे ज्यादा है 4D और 5D की। ये क्यों है बेटा? ड्यू टू क्या लिखा है? मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल है बॉन्डिंग इन द कंपाउंड ऑफ ए हेवी मेटल्स। जितने ज्यादा हेवी मेटल्स होते हैं उनमें बॉन्ड बनने के चांस उतने क्या होते हैं? ज्यादा। क्यों? क्योंकि छोटे मेटल्स में क्या होता है बेटा, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बाइंड करके रखता है। क्या करके रखता है? बाइंड। तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे से बॉन्ड करने के लिए फ्री नहीं है। लेकिन जो बड़ी साइज के मेटल्स है उनके इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? न्यूक्लियस से फ्री है, क्योंकि न्यूक्लियस का उस पर कंट्रोल नहीं है, तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या रहते हैं? फ्री। तो हमसे पूछे कि आपसे एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि ऐसे सेकंड ऑर्डर लिखो कि सेकंड थर्ड और फर्स्ट में से किसका ज्यादा है, तो किसका ज्यादा? थर्ड का सेकंड से, सेकंड का फर्स्ट से। क्यों है? क्योंकि हेवी मेटल्स में क्या है बेटा? मेटल मेटल बॉन्डिंग के चांसेस है ज्यादा है, और जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे आपको अगर उस मॉलिक्यूल को एटोमाइजेशन हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या है कि मॉलिक्यूल को उसके एटम में ले जाना है। एटम में ले जाना मतलब उसके सारे बॉन्ड तोड़ने, और सारे बॉन्ड तोड़ने मतलब जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना तोड़ने में खर्चा ज्यादा, खर्चा ज्यादा तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा। अच्छा हमका क्या, when we move left to right from titanium atomic number 22 to copper atomic number 29 डेंसिटी इंक्रीज। ये नया स्टेटमेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं कि डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि हमें पता है ऑलमोस्ट साइज सी घटती है। ऑलमोस्ट साइज क्या होती है? घटती है। और मास बढ़ता है, मास है। अरे बोलो। नेक्स्ट वन है when we move up to down इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीज। जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि हमने कभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, प्रोपोर्शनल टू। तो जैसे मैं 3D से 4D सीरीज में जाता हूं तो आपको पता है साइज बढ़ जाती है, और साइज बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। लेकिन मैं 4D से 5D में जाता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। अरे बोलो, जबकि साइज तो सेम है। तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो 4D से ज्यादा 5D का क्यों है, जबकि घटना चाहिए? बताओ। क्योंकि बेटा अपन जब 4D से 5D सीरीज में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, इसी कारण तो उनकी साइज नियर बाय सेम आ गई थी। अरे बोलो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या था? जेड इफेक्टिव बढ़ गया तभी तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। बोले बोलो। तो अपन क्या बोलेंगे, व्हेन वी मूव अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या होती है? डिक्रीज होती है फ्रॉम 3D टू 5D सीरीज, बट sorry 3D to 4D series, but when we move 4D to 5D series electronegativity increase due to lengthened contraction effective nuclear charge of 5D series is increase। अरे बोलो। और ये सारी बातें अपन ने पीरियोडिक टेबल नाम के चैप्टर में पढ़ी थी, एक भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे। अरे बोलो, अब तक जितना चैप्टर पढ़ा सब पीरियोडिक टेबल से पढ़ रहे। नेक्स्ट देखो, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिस्ट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। की जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनकी जो एटमाइजेशन एनर्जी वो जनरली ज्यादा होती है, ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिलेंगे उतने किसी में भी नहीं मिलते। और पी में मैक्सिमम कितने होते हैं? 3 होते हैं नाइट्रोजन फैमिली के पास में, और वो फिर रह गया हाफ फील्ड, वो किसी के साथ बॉन्ड बनाने को तैयार नहीं।
अरे बोलो। तो क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन, हेंस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बिटवीन एटम से रिजल्टिंग हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्लियर है? इनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा। In the series of scandium to zinc, the enthalpy of atomization of zinc is lowest. Zinc की lowest क्यों है? कि इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अरे बोलो, D10 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बने, किसी के साथ उठ वेट ही नहीं है, तो क्या मतलब है? कोई बॉन्ड ही नहीं है, कोई उठ वेट ही नहीं है, तो कोई एटोमाइजेशन एनर्जी भी बहुत है कम। अरे बोलो। नेक्स्ट होना आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है बेटा? आयोनाइजेशन है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अप टू डाउन किसके कारण? ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन है इंक्रीज इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर फॉर ए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अरे बोलो, एज कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट। अब जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? जैसे एस और पी ब्लॉक में अपन देखे थे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेकंड से बहुत बड़ी होती थी, सेकंड वाली किससे बहुत बड़ी होती थी? थर्ड वाली से। क्लियर है? यहां पर भी होती है लेकिन इतना बड़ा बड़ा जंप नहीं होता। अरे बोलो, ये एक ऑब्जर्व डाटा है, एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट लिख रखा था। अरे बोलो, इसको कोई लॉजिकल बात नहीं, बस हमने ये देखा था कि जो एस और पी ब्लॉक वाले थे उसमें फर्स्ट वाले से ज्यादा सेकंड वाली में डिफरेंस बहुत ज्यादा, सेकंड वाले से थर्ड वाले में बहुत है ज्यादा, लेकिन यहाँ कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। नियर बाई होता तो बड़ी है लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। तो ये कोई वैसा अलग सी बात नहीं, बस कंसेप्ट नहीं, बस स्टेटमेंट ऐसे क्या है? स्टेटमेंट। नेक्स्ट नो व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn2 प्लस एंड Fe3 प्लस एंड क्रोमियम प्लस इज हायर एज कंपेयर टू जनरल ऑर्डर। तो आपसे पूछे कि ये जनरल ऑर्डर से क्या है बेटा? ज्यादा क्यों है? तो आपको पता है Mn2 प्लस क्या है? स्टेबल। Fe3 प्लस क्या है? स्टेबल। क्रोमियम प्लस क्या है? स्टेबल। अरे बोलो। नेक्स्ट वन है कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। क्लियर है? इनमें सबसे पहले अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में कितना अट्रैक्शन है? अगर इन दोनों में बहुत अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। क्लियर है? तो एक फैक्टर तो है। दूसरा फैक्टर क्या है कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हो, क्या करते हो? तो उसको निकालना आसान हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो। भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा तो निकालना मुश्किल, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हो तो निकालना क्या हुआ? आसान। और थर्ड वन आता है बेटा एक्सचेंज एनर्जी। क्या आती है बेटा? अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है इसी पे वो क्वेश्चन पूछेगा। आपके इस डीएनए ब्लॉक ने इस हमारी बातों को एक्सचेंज एनर्जी के रूप में घुमा घुमा के लिखा है। बड़ा बच्चे का दिमाग खराब होता है, क्या एक्सचेंज एनर्जी है? एक्सचेंज एनर्जी मैंने आपको पढ़ाई भी थी पीरियोडिक टेबल वाले टाइम में। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है बेटा? देखो ध्यान से। जैसे ये आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को चेंज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से। अरे बोलो। तो ये आपस में क्या खेलते हैं? डब्बा डब्बा खेलते हैं। क्या खेलते हैं? भाई तुम घर से तू भी रोटी लेके आई, तू भी रोटी लेके आई, तो निकाले, तू मेरा डब्बा खा ले, मैं तेरा डब्बा खा ले, तो ऐसा तुम करते हो। यही एक्सचेंज एनर्जी, यही क्या है? डब्बा डब्बा। क्या बेटा? लेकिन डब्बे डब्बे में एक रूल होता है। जैसे तुम लाए दो रोटी, वो लाए एक रोटी, तुम क्या कहते हो? नहीं मैं तेरे से डब्बा डब्बा नहीं खेलू। क्लियर है? क्लियर है? तो डब्बा डब्बा में रूल क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज। अब मान लो तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या तीनों आपस में डब्बा डब्बा खेल सकते हैं? ये दोनों खेले, ये दोनों डब्बा डब्बा खेले, और ये दोनों डब्बा डब्बा, मतलब आपस में अपने डब्बे को क्या कर रहे हैं? चेंज। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो कितने एक्सचेंज है बेटा? तीन। अरे बोलो, अब कितने एक्सचेंज है? अब इसके पास दो रोटी, इन दोनों के पास एक एक, तो ये क्या कहेगा? मैं तुम्हारे साथ डब्बा डब्बा नहीं खेलू। तो इनके पास अब डब्बा डब्बा कितने हैं? ये दो ही खेलेंगे। और अब कौन कितने डब्बा डब्बा होंगे? अब ये दोनों डब्बा डब्बा खेलेंगे, इसको नहीं खिलाएंगे क्योंकि इनके पास ज्यादा रोटी है। अब इसमें भी देखो ध्यान से, ये रोटी रोटी एक्सचेंज करे, सब्जी सब्जी एक्सचेंज करे। पॉसिबल है कि तो सब्जी तेरी खिला दे या फिर तू मेरी रोटी खिला दे? पॉसिबिलिटी है। तो देखो अप अप वाला स्पिन और डाउन डाउन वाला कितने एक्सचेंज हुए? दो। अरे बोलो। और अब कितने एक्सचेंज है? छह। छह। तीन अप वाले, तीन डाउन वाले।
इसी को बोलते हैं। अब इस एक्सचेंज को, ये जो है नंबर ऑफ एक्सचेंज, क्या है बेटा, लेकिन ये एक्सचेंज ऐसे ही थोड़ी हो सकते हैं, हर चीज का कीमत होती है, हर चीज की क्या होती है बेटा, कीमत। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन आपस में ही एक्सचेंज करेंगे तो इस पॉसिबिलिटी से क्या होती है, एनर्जी लूज होती है, क्या होती है। और जितना ये मॉलिक्यूल है जितना ज्यादा एक्सचेंज करेगा, ये उसकी इनिशियल फॉर्म है, ये उसकी फाइनल फॉर्म है, जितना वो ये करेगा उससे वो बाहर की तरफ जो एनर्जी फेंक देगा उसी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलते हैं, अरे बोलो। तो इस ध्यान से, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण जो एनर्जी रिलीज हो गई उसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, फाइनल मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अरे भाई फाइनल वो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी खुद की एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी, कम। और मॉलिक्यूल की खुद की जितनी एनर्जी कम हो जाएगी उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो मैं इसे बोल सकता हूं कोई मॉलिक्यूल कब स्टेबल ज्यादा है, जब उसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है। कि सर ये क्या बात हुई, अभी तो आपने कहा एनर्जी कम होनी चाहिए। अरे एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब उतनी एनर्जी ज्यादा बाहर फेंक दी, और जितनी बाहर फेंक दी उतनी तो एनर्जी फाइनल कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अरे बोलो, जितने रुपए तुम ज्यादा उड़ाओगे उतने तुम्हारे पास रुपए कम हो जाएंगे, रुपए कम हो जाएंगे तुम स्टेबल हो जाओगे, फिरते नहीं फिरोगे, स्टेबल हो जाओगे। अरे बोलो, समझा क्या। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या, जितनी एनर्जी बाहर फेंक दी, जितनी एनर्जी, तो मोलिक्यूल इन एक्सचेंज में जितनी एनर्जी बाहर फेंक दे उतना स्टेबल हो जाएगा, उतना क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो हम ये बोल सकते हैं स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू एक्सचेंज एनर्जी। और एक्सचेंज एनर्जी समझ में आ गया सबको, क्या है ये डब्बा डब्बा का खेल। अब देखो ध्यान से, हायर द एक्सचेंज एनर्जी मोर विल बी स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल एलिमेंट है वो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जो स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या होगा, मुश्किल। अरे बोलो, आप देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे से रीजन बना के देगा। क्रोमियम हैज ए हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू Mn प्लस, क्रोमियम प्लस है वो Mn प्लस से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखता है। अब देखो ध्यान से, क्रोमियम प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 3d5, क्लियर है। Mn प्लस की जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1 3d5। फिर बोलो, अभी क्रोमियम के यहाँ कितना डब्बा डब्बा खेला जा सकता है, 1 2 3 4 5। Mn के यहाँ कितना डब्बा डब्बा खेला जा सकता है, ध्यान से, अलग बात है, ये 4s इसका नहीं, 5 ही डब्बा डब्बा है, ये तो इसको थोड़ी खिलाएंगे अपने साथ में। अरे तुम्हें कोई कह दे कि भाई कि तुम्हारे साथ में कोई, मैं 7th क्लास का बच्चा ले आऊं, तुम उसे अपने साथ खाना थोड़ी खिलाओगे, चल भाग गया। क्लियर है। तो यही बात है, तुम अपने साथ डब्बा डब्बा खेलते हो, दूसरी क्लास वालों को थोड़ी बुलाते हो, आ जाओ हम खाना खा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। क्लियर है। तो ये इसके साथ डब्बा डब्बा नहीं खेलेगा। तो क्रोमियम को मैंने कहा कि तेरा एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं क्या, क्या ना यार मत निकालो, क्यों कि अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 कितना डब्बा डब्बा है, 5। और जब मैं निकाल लूंगा तो क्रोमियम +2 आएगा, और क्रोमियम +2 के पास कितना डब्बा डब्बा बचेगा, तो कहता है मत निकालो, मेरा डब्बा डब्बा क्या हो जाएगा, खराब। अरे बोलो, ये चीज मैंने Mn प्लस को निकाल लूं कि निकाल ले, पहले डब्बा डब्बा 5, अब भी डब्बा डब्बा ले जाए, प्रपोज को यही पड़ा है, हमारे साथ खेलने की कोशिश और करता है। अरे बोलो, समझा क्या। तो ये क्यों ऐसे लिख के देगा, ड्यू टू हायर एक्सचेंज एनर्जी इन D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम प्लस। आपको ज्ञान से ही बात है। अरे बोलो, बात वही है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम प्लस, 5 इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है, इसके लिए 4s से निकालना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने D5 से क्यों देगा, उसी बात को ये एक्सचेंज एनर्जी में लिखेगा, किसमें लिखेगा। नेक्स्ट वन है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn2 प्लस इज हायर देन ए Fe2 प्लस ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी ऑफ Mn2 प्लस। तो Mn2 प्लस क्या है बेटा, 3d5, 3d5 का मतलब क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। Fe2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 3d6, और 3d6 कितना है बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। इसके पास 5 डब्बा डब्बा है, तो हमने इसको कहा कि तरह इलेक्ट्रॉन निकालने के ना, डब्बा डब्बा क्या हो जाएगा, खराब। लेकिन Fe2 प्लस को कहा कि तरह इलेक्ट्रॉन निकाल लेके ले जाओ, अभी 4 ही डब्बा डब्बा है, अगर एक ले जाओगे तो कितने डब्बा डब्बा हो जाएंगे, 5, और 5 डब्बा डब्बा हो जाएंगे, ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी। तो Fe2 प्लस को पता है यहां नहीं, आगे मौज है, कहां मौज है, और इसे पता है आगे मौत है, तो ये क्या कहेगा, यहीं रहो, या Mn2 प्लस है, मेरे पास एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, मैं ज्यादा स्टेबल हूँ। और बात तो वही है कि Mn2 प्लस हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, बस वो एक्चुअलिटी में वो एक्सचेंज एनर्जी था, वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लॉजिक है नहीं था। जहां एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है होता है। और Fe2 प्लस को पता आगे मौजा, आगे क्या है, समझ में आ गई।
स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देगा तो इसी को इसी तरह से जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम प्लस एंड कॉपर प्लस इज हायर ड्यू टू D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन, ये हमें बताइए। नेक्स्ट वन है, कॉपर निकल जिंक डू नॉट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली, जो कॉपर निकल जिंक है ये जनरली क्या करते हैं बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, जबकि इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बहुत है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है बहुत है, आउटर मोस्ट में ये D10 है, ये D9 है, ये D8 है, अरे बोलो खूब इलेक्ट्रॉन निकाल लो, फिर भी +3 से ज्यादा दिखाते नहीं है, दोनों सौ +3 ही नहीं दिखाते, इन सबकी +2 है, इन सबकी क्या है +2, क्यों है, ड्यू टू देयर वेरी हाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज सो डिफिकल्ट टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन सो दे हैव मैक्सिमम है +2, इनकी तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इनकी तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, बहुत है ज्यादा है, इसलिए ये मैक्सिमम कितने दिखाते हैं +2, ध्यान रखना बेटा ये तीनों कभी भी +2 से ज्यादा नहीं दिखाते, निकल हमेशा दिखाता है +2, कॉपर दिखाता है +1 और +2, और जिंक कितने दिखाता है +2, अरे बोलो। नेक्स्ट वन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, नेक्स्ट वन इनकी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप एक चीज देखोगे तो दो सबके पास है, दो सबके, एक सिर्फ एक के पास ही है कॉपर, क्लियर है, स्कैंडियम के पास दो नहीं है, स्कैंडियम के पास क्या नहीं है बेटा दो, क्योंकि ये कहता है लेना है तो तीनों लो आर्गन बनेंगे, लेना है तो, क्योंकि अगर आप दो लेते हो तो उससे तीनों लो, तो स्कैंडियम +2 नहीं दिखाता, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन स्टेट दिखाता, वो क्या है +3, क्या है बेटा, बाकी सबके पास दो है, बाकी सबके पास है, अब देखो 2 3 4, भाई वेनेडियम के आउटर मोस्ट में 4 है ना, तो 4 तो देगा, तो 2 3 है 4, 2 3 4 है 5, 2 3 4 5 है 6, 2 3 5 4 6 7, ठीक है समझ गए तुम, फिर 2 3 4 है 6, 6 इसकी स्टेबल, ये दिखा 6 4 और 6 रेयर है, 4 और 6 क्या है रेयर, 2 3 2 3 2 2 2, तो देखो शुरुआत में 3 है, फिर 2 3 4, फिर 2 3 4 है 5, फिर 2 3 4 5 है 6, फिर 2 3 4 5 6 7, फिर 2 3 2 3, ये 4 से रेयर है, 2 3 2 3 2 2 2 और 1, याद होगी। अब देखो ध्यान से अगर आप चीज देखोगे तो अगर आप Mn तक जाते हो तो ये लाल वाला जिसमें गोला किया वो इनके सबसे बेस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है जो जनरली दिखाता है, तो अगर आप मैग्नीज तक जाते हो तो अपनी मैक्सिमम दिखाने की टेंडेंसी बढ़ती है, क्या दिखाने की टेंडेंसी बढ़ती है, मैक्सिमम दिखाने की टेंडेंसी कहां तक बढ़ती है मैग्नीज तक, ये चाहते हैं मेरी मैक्सिमम वाली दिखाना, अरे बोलो, उसके बाद ये मैक्सिमम दिखाने की टेंडेंसी क्या हो जाती है कम, क्यों, क्योंकि बेटा आप इलेक्ट्रॉन वही निकाल सकते हो जो किसी के साथ शेयर किया हो, भाई आप जनरली इलेक्ट्रॉन कौन सा रिलीज हो, जैसे Mn ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया वही तो छीन के ले जाएगा, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है, क्या होता है इसमें ऑक्सीजन, भाई आपने ऑक्सीजन स्टेट कब आता है, जब आपका कोई इलेक्ट्रॉन छीन ले, आप कौन सा इलेक्ट्रॉन छीन लेगा जो आपके के साथ शेयर किया हो, तो जब ये Fe इनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ही कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो किसी के साथ शेयर भी क्या करेंगे कम, और शेयर भी कम करेंगे तो क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ आपसे इलेक्ट्रॉन छीनने की पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी कम, अरे बोलो, तो हम क्या कहेंगे कि Mn तक अपनी क्या दिखाते हैं मैक्सिमम, फिर 2 3 2 3 2 2 2, अरे बोलो, Mn है वो +2 भी दिखाता है, और क्रोमियम +3 और +6 है, तो दिखाएगा ही दिखाएगा, यही हमने पढ़ा था बेटा जब अपन ने कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ रहे थे, तब आपको ऑक्सो और पेरोक्सो वाले टाइम पता होना चाहिए कौन से स्टेबल है, तो क्या याद रखोगे 3, फिर 4 5 6 7, फिर 2 3 2 3 2 2, एक तो जनरल है ही नहीं, अरे बोलो, चलो जी, वाई लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एलिमेंट एंड ऑफ सीरीज, एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड मतलब इस वाले एंड में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों है, हायर क्यों नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, स्कैंडियम टाइटेनियम हैव वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन टू लूज और शेयर, शुरुआत में भाई आपके शुरुआत में भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, एंड में भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इनके पास क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन इतने नहीं है, स्कैंडियम के पास डी में 1 है, टाइटेनियम के पास डी में 2 है, कॉपर जिंक हैव वेरी फ्यू ऑर्बिटल टू फॉर्म बॉन्ड टू शेयर ए इलेक्ट्रॉन, कॉपर और जिंक के पास क्या है बेटा इतने खाली ऑर्बिटल ही नहीं है, भाई अगर आप ध्यान से बात करो निकल के पास क्या है बेटा,
दो बॉन्ड है बनाने की जगह। अरे बोलो, तो इनके पास ऑर्बिटल नहीं है और इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जहां दांत है वहां चने नहीं है, जहां चने है वहां दांत है। इसका मतलब समझते हो क्या मतलब है? मतलब आपके पास चने हो तो दांत भी तो चाहिए ना उनको खाने के लिए। क्लियर है? तो इनके पास बेचारों के पास इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑर्बिट बहुत पड़े। इनके पास इलेक्ट्रॉन बात है लेकिन ऑर्बिट नहीं है। बिना ऑर्बिट बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाएगा। अरे बोलो, क्योंकि जब बॉन्ड वजह से HF है, फ्लोरीन बॉन्ड बनाता है तभी तो इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाता है। और फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन छीन पाता है। जबकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है किसी के साथ में, तो कितने इलेक्ट्रॉन छीन लेता है? दो। जबकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उससे क्या फर्क पड़ता है? बॉन्ड तो बनाए, जितना बॉन्ड बनाओगे उतने इलेक्ट्रॉन छीन पाओगे। और भाई अब कॉपर है वो बॉन्ड ही दो ही बनाता है, तो इससे कोई इलेक्ट्रॉन कितने छीन के ले जाएगा? दो। अरे बोलो, इन 3D सीरीज कॉपर ओनली टू शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर क्या है बेटा? अकेला जो क्या दिखाता है? +1। इसके नीचे सिल्वर और गोल्ड भी दिखाते हैं, पर 3D में कौन है? सिर्फ है कॉपर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल शो बाय रुथेनियम एंड ऑस्मियम। कहां पे आते हैं ये? आ, इस सीरीज ग्रुप नंबर बताओ इनका। अरे ये तो 40 ग्रुप थोड़ी है, लिख लो। क्या था यार? जहीर ने यार जहीर ने मोबाइल तोड़ा, रो राहुल पड़ा, अगर करे के ला हफ्ता, वरना रे ओसामा इराक में पीटेगा और दुनिया हंसेगी। और यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये दोनों है आयरन के नीचे। किसके नीचे? 8 8 दिखाते हैं क्या? अरे गलती से लिख दिया यार, क्यों रो रही है? काम की चीज ये ध्यान रखना इनका ग्रुप नंबर। आयरन के नीचे, किसके नीचे? Mn के नीचे वाले। जबकि आयरन खुद नहीं दिखाता है, आयरन खुद है ये दिखाते हैं। अरे बोलो, अब देखो नई चीज याद रखना कि जनरली आपने एक चीज देखोगे कि व्हेन वी मूव अप टू डाउन, ट्रांजिशन एलिमेंट में हम जब अप टू डाउन जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। मतलब ऊपर वाले की अगर जैसे मेरे पास ये क्रोमियम है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन तीनों एक ही सीरीज में आते हैं बेटा। क्रोमियम की भी मैक्सिमम +6 है, इसकी भी मैक्सिमम +6 है, इसकी भी मैक्सिमम है +6 है। तो इन तीनों की मैं +6 पूछो किसकी ज्यादा स्टेबल है, तो नीचे वाले की +6 क्या है? ज्यादा स्टेबल। अरे बोलो, अब देखो ये दोनों के दोनों 8 8 दिखाते हैं, +8। आयरन दिखाता है नहीं +8। आयरन तो दिखाता है क्या? 2 3। अरे बोलो, Mn की +7 है, 7 तो प्लस इनकी भी है, लेकिन ज्यादा किसकी स्टेबल है? नीचे वालों की। ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन क्या बनता है? देखो ध्यान से कि Mn में भी वही नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है। अब वो क्या करता है कि ये कंपाउंड देता है क्रोमियम +6 और टंगस्टन +6। अब आपको पूछता है इनमें से ये, पहले तो ये बताओ ये कौन से एजेंट है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? देखो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होते तो ये दूसरों को क्या करते? रिड्यूस। और जब ये दूसरों को रिड्यूस करते तो खुद को क्या करते? ऑक्सीडाइज। खुद को तो ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता मैक्सिमम में क्रोमियम, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट तो ये कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज। खुद को क्या करेंगे? रिड्यूस। और वो पॉसिबल है। अब मुझे पता है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है मतलब ये अपने आप को रिड्यूस करना ही नहीं चाहता, और अगर ये अपने आप को रिड्यूस करना नहीं चाहता तो किसी और को ऑक्सीडाइज भी नहीं करना चाहता, और किसी और को ऑक्सीडाइज नहीं करना चाहता तो खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ये अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है किसकी कंपैरिजन में? टंगस्टन की कंपैरिजन में। ऐसा नहीं करना चाहता है, स्टेबल है, लेकिन टंगस्टन की कंपैरिजन में क्या है बेटा? अपने आप को क्या करना चाहता है? रिड्यूस। उसकी कंपैरिजन में ये +6 इससे कम स्टेबल है, तो अपने आप को ज्यादा रिड्यूस करना पड़ेगा, ज्यादा रिड्यूस करेगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही क्वेश्चन पूछता है वो कि इनमें से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा है? पूछता है ये कौन से किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर नीचे ज्यादा स्टेबल है। अरे बोलो, तो आपसे पूछता है कि ट्रांजिशन स्टेट में अप टू डाउन जाने पे रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर घटता है। हाँ ठीक है, नीचे वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं होते। अरे बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जब अपन एस और पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे आप जनरली देखोगे ना, तो वहां अगर ऊपर वाला +5 दिखा तो नीचे वाला क्या दिखाता है? +3। 2 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? 2 का।
तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में तो क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर स्टेबल होती है और लोअर कहां होती है, नीचे। जबकि यहां पर क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कहां स्टेबल होती है, नीचे। अरे बोलो, इन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ग्रुप 4 टू ग्रुप 10 सो वेरिएबल है ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 से लेकर 10 तक आपने देखा था कि खूब वेरिएबल क्या दिखाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे बोलो, ग्रुप 3 में स्कैंडियम की वेरिएबल है, नहीं है। वापस वही है, राइट डाउन ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, तो दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज, खुद को क्या करे, रिड्यूस। अगर मैं इनमें बात करूं तो क्रोमियम +6 में और क्रोमियम +6 में, तो सिंपल से कहना, इनमें से तीनों में से क्या है बेटा, ये वाला स्टेबल है, तो ये खुद को रिड्यूस करेगा, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज भी नहीं करेगा। ये खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अरे बोलो, ध्यान, बस क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो इस चैप्टर की खासियत क्या, आप 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ज्यादा इसमें इधर उधर का पढ़ने की जरूरत है नहीं है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। फोगट के मॉड्यूल वॉड्यूल भी नहीं लगाना इसके लिए ज्यादा। रीजन क्या है कि मॉड्यूल में बहुत सारा दिया हुआ है और इतना पूछता ही नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। क्लियर है, एनसीईआरटी जितना है पढ़ना, जो एनसीईआरटी में लिखा है बस वही पढ़ के जाना है। ऐसे नहीं कि सर मैं 3-4 मॉड्यूल कर रहा हूँ, करता रहे, कोई लिमिट तो है नहीं पढ़ता। बस एनसीईआरटी जितना पढ़ना, कितना पढ़ना है, एनसीईआरटी जितना। Next, down the group, higher oxidation state is a more stable. Higher the oxidation state stable, later the better the oxidizing agent, better the oxidizing agent. सेम कहानी वही है, KMnO। अब देखो यहाँ पर KMnO4, K2Cr2 7 और V2O5। क्लियर है। अब इनमें अगर मुझसे पूछे कि इनमें से कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर है, तो अब देखो बेटा, ये एक ही ग्रुप पीरियड की एक ही, तो मुझे एक ग्रुप में तो पता है नीचे वालों की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। क्लियर है, यहां तो ऐसा नहीं है। यहाँ Mn किस में, +7 में, क्रोमियम किस में, +6 में, वेनेडियम किस में, +5 में। तो मैंने कहा कि तुम्हें रिड्यूस होना है, तो सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की भूख किसको लगी होगी, Mn को, क्योंकि वो ज्यादा ऑक्सीडाइज हो रखा है। स्टेबल तो क्रोमियम +6 भी है, स्टेबल तो वेनेडियम +5 भी, सब है। एक ही पीरियड के अंदर है वो, एक ही पीरियड में क्रोमियम और टंगस्टन में से कौन ज्यादा स्टेबल है, टंगस्टन। एक पीरियड के, सॉरी, एक ही ग्रुप में, पीरियड में। तो फिर अगर आप जो आप पढ़ के आए थे कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उसके रिड्यूस होने के चांस भी ज्यादा है। तो वो एक पीरियड में, आप देखो रूल आप पढ़ के आए थे, ये रूल पढ़ते हो जनरली कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज ज्यादा करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो वो एक पीरियड में लगती है, किसमें लगती है, ग्रुप में नहीं लगता। अरे बोलो, चमका क्या है। नेक्स्ट वन है बेटा अपने पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3D सीरीज। जो 3D सीरीज है उसका अपने को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑर्डर। और उससे पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं आज कितना पढ़ लिया है। 10 पेज हो गए। कितने पेज गए, 25 पेज गए ना ये। तुम्हें क्या लगता है रुक जाना चाहिए, चलो ठीक है फिर रुक जाते हैं।